हेलो। हेलो। हाँ विपुल जी, हाँ जय बिल्कुल। श्री राम। जय श्री राम। स्टार्ट करें। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। करेगा ब्रजेश जी। जी बाबू जी। और शुरू करो राम जानी कहानी। कब्जा के आधार पे भाई नहीं बनता है। विकास तो उसके नाम से है, उसके नाम से भी विकास है। वो पीछे पुराना दीवान करना तो उसके नाम वो तो कुछ साल पहले भी कहते चुका है जब 1,000 नाम खाली कर अप्रूवल, तो फिर उसके हिसाब से तो मेरे नाम से भी बन जाएगा। हेलो बेस जी। जी बाबू जी, शुरू कर सकते हैं ना? आप शुरू करिए। हाँ विपुल जी, शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। जो आज का जो कोटेशन है या जो टॉपिक है वो है सरकार का अर्थ क्या है। क्या यह कार्यपालिका, संपूर्ण तंत्र या संविधान को दर्शाती है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि सरकार क्या है। आखिर सरकार की परिभाषा क्या है। आखिर हम सरकार किसे कहेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि इस कोटेशन में दो शब्द हैं जिनको हम जान लेते हैं। एक है संविधान। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान वह रूपरेखा है। संविधान वह लिखित या लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश या राज्य का शासन तंत्र चलता है। जो उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था होती है वो उसी संविधान के अंतर्गत चलती है। व्यक्ति के तंत्र पे समाज का अधिकार होता है। तो जो संविधान है वो तय करता है कि किसी देश या राज्य की रूपरेखा क्या होगी। और जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है और इसी के नियंत्रण में रहकर जो उसकी शासन व्यवस्था है वो चलती है। अब दूसरी बात आती है कि सरकार क्या है। अगर सरकार को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो शासन के जो तीन स्तंभ हैं या लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका हैं, इन तीनों के समन्वित रूप को या स्वरूप को हम सरकार कहते हैं। अब सरकार जो है वो संविधान के अंतर्गत ही काम करती है। जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों का जो समन्वित रूप है वो सरकार है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। चेक एंड बैलेंस अभी काम करते हैं। इससे ये लोकतंत्र में अव्यवस्था न हो पाए
किसी तरह की अराजकता न हो पाए। अब बात आती है कि जो कोटेशन कहता है कि आखिर सरकार क्या है, और कोटेशन ये जानना चाहता है कि आपका जो कार्यपालिका है या संविधान है या संपूर्ण शासन तंत्र है, दरअसल सरकार है क्या। अगर देखा जाए तो संविधान को मैं सरकार से मैं अलग समझता हूँ। संविधान वो रूपरेखा है जिसके अनुसार जो हमारी सरकारें हैं वो चलती हैं। जो जो भी सरकार निर्णय लेती है, जो विधायिका कार्यपालिका या न्यायपालिका है, जो संविधान के जो उपबंधित है उसी के अनुसार वो कार्य करती है। तो मैं संविधान को अलग मानता हूँ सरकार से, और मैं संविधान को मानता हूँ सर्वोच्च, वो उच्च संस्था है। अगर संविधान के ऊपर कोई संस्था है तो वो है समाज। अब हम आते हैं कि जो संपूर्ण शासन तंत्र है, तो कोटेशन में जो ये शब्द है संपूर्ण शासन तंत्र, इसको ही मैं सरकार मानता हूं। जहां तक हमारी समझ विकसित हो पाई है, मेरा मानना है कि जो संपूर्ण शासन तंत्र है, जैसे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और सरकार, और इसे मिलकर सरकार बनता है, तो इसी को हम सरकार कहेंगे। एक विडंबना ये हो गई है कि हमारी जो जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका को ही सरकार मान लिया गया है। आमतौर पर ये धारणा बन चुकी है आजादी के बाद। और इसका दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि जो विधायिका में बैठे हुए हैं वही आकर कार्यपालिका में सरकार भी बना रहे हैं। तो इससे स्थिति और भी खराब हो रही है। तो मेरा यही मानना है कि जो हमारी सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो वो सरकार नहीं है, वो सरकार का एक अंग है। वो सरकार का एक अंग है, वो सरकार नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि संपूर्ण शासन तंत्र को हम सरकार कहेंगे, और संविधान को हम अलग रखेंगे जो कि सर्वोच्च है, और संविधान से ऊपर है समाज। तो ये मैंने अपनी बात रखी आप लोगों के सामने, और आप लोगों से अनुरोध है कि अभी अपनी बात को रखें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए और बताइए कोई एकदम स्वतंत्रता पूर्वक आप बोल सकते हैं। जो भी बात आप बोले आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। जी चलिए स्टार्ट बजरंग जी प्रणाम। बताइए। बजरंग जी प्रणाम। सिद्धार्थ प्रणाम प्रणाम। भाई बताइए। हाँ, जो जी जो जी ने बताया सैद्धांतिक रूप से मेरी उसमें कोई असहमति नहीं है। उन्होंने जो फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले सही हैं। आ, इसको थोड़ा सा हमें कोई एक उदाहरण से मैं समझ बता रहे थे तो जिस तरह से समझ रहा था, मुझे लगा कि संविधान मतलब जमीन कागज की कोई चीज है। हमारे पास जमीन है, जमीन के कागज हमारे पास है। हाँ, और वो सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही देखा या दिखाया जाता है। रोज की जरूरत कम पड़ती है या कभी हमें यथास्थिति बदलनी है
वो जमीन को नपाना है या उस जमीन को बेचना है या वो जमीन का बंटवारा करना है। जब यथास्थिति बदलनी होती है तब उस कागज को देखा जाता है, रोज उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और बात है कि वो अगर जमीन का दस्तावेज है तो वो मालिक के पास ही रहेगा, किसी दूसरे के पास तो उसकी कॉपी रहेगी नहीं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि संविधान जो भारत का है उसका मालिक इस देश के नागरिक हैं, मतलब उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती है, न्यायपालिका भी बदलती है, कार्यपालिका भी बदलती है। मुख्य बात है कि वो नागरिकों का दस्तावेज है, वो नागरिकों की जमीन है, नागरिकों का कागज है। दूसरा, विपुल जी ने जो सरकार की ये परिभाषा रखी उससे भी मेरी सैद्धांतिक रूप से सहमति है। लेकिन समस्या एक ये आ जाती है कि सरकार नाम नाम लेते ही लोगों के जहन में चूती की जा जाती है। फॉर्मूला हम कुछ बताएं, लेकिन लोग जैसे ही सरकार कहते हैं तो लोगों को लगता है सरकार मतलब उनके वोट से जो सत्ता में आया है वो सरकार है। और जो सरकार से बाहर है, यहाँ तक कि विधायिका में जो लोग सत्ता पक्ष में नहीं है उनको सरकार नहीं माना जाता है। तो इसीलिए सामान्य अर्थ में अगर मैं समझूं और लोगों को भी समझ में आए तो लोग समझते हैं कि जिस ग्रुप के पास पावर है, जिस ग्रुप के पास सत्ता है वही सरकार है। उसके अलावा जो विधायिका है, विधायिका में तो जितने लोग उस संसद में बैठते हैं वो सारे लोग विधायिका हो जाते हैं, उसमें विपक्ष भी आ जाता है, उसमें निर्दलीय भी आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार का मतलब, जहां तक सामान्य परिभाषा है, कि जिस ग्रुप के पास सत्ता हो उसको सरकार माना जा सकता है। मेरा ऐसा ही विचार था, जब विपुल जी बोल रहे थे तो मेरे ध्यान में आ रहा था, तो मैंने बस आपके साथ साझा कर दिया, मेरी बात हो गई। आप बहुत शॉर्ट में अपनी बात बता दिए। बाबूजी। हाँ, बताइए। हाँ, ये सरकार शब्द पर जब विचार करते हैं तो इंग्लिश में इसको गवर्नमेंट कहते हैं। एक तरह से गवर्न करने वाली बॉडी हो जाती है। सरकारों को ही राज्य भी कहा जाता है। और सरकारों को एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मालिक कह लीजिए या ओनर कह लीजिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। कि किसी को जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है समाज को या किसी भी इकाई को। तो ये फारसी का एक शब्द है सरकार, जिसका एक्चुअल मीनिंग है किसी को रिप्रेजेंट करने वाला। यहाँ दो वर्ड हैं, एक सर यानी कि चीफ, और कार शब्द जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके आदेशों को पहुंचाने वाला या उसको क्रियान्वित करने वाला। वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां सरकार का अर्थ पूरी तरह से घूमा हुआ है। और एक लाइन हम लोग सुनते हैं कि सरकार जो है वह संसद के प्रति जवाबदेह है। ऐसा बहुत बार सुनने को आता है जब भी देश में कोई बड़ा विषय खड़ा होता है, तब विपक्ष जो है वो ये जो है आरोप लगाता है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और उसे संसद में आकर के किसी भी विषय को स्पष्ट करना पड़ेगा। वहां पर सरकार का पूरी तरह से अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अगर सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है यह मान लिया जाए, तो फिर संसद किसके प्रति जवाबदेह है? और संसद यदि संविधान के प्रति जवाबदेह है तो फिर संविधान तो संसद के ही अधीन हो जाता है। यदि बहुमत के शासन को हम लोग सरकार कह दें कि जो मेजोरिटी है, क्योंकि लोकतंत्र को रूल ऑफ मेजोरिटी भी कहते हैं, बहुमत का शासन। तो ऐसे में फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, क्या विपक्ष को या जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष को सरकार कहा जा रहा है, और सत्ता पक्ष का अर्थ फिर क्या विधायिका लगाएंगे या फिर कार्यपालिका लगाएंगे? यदि आप कार्यपालिका को ये मान लेते हैं कि कार्यपालिका सरकार है, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी से ही निकल रही है। इन्होंने हर एक मंत्री बैठा दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर कहिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहिए, वो दोनों निकले कहाँ से हैं? तो वो दोनों निकलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी से ही, और वही बाद में जाकर के एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठ रहे हैं। अर्थात विधायिका ही कार्यपालिका को नियंत्रित भी कर रही है, क्योंकि विधायिका के ही लोग कार्यपालिका में जा रहे हैं। ऐसे में जो है कार्यपालिका स्वतंत्र भी नहीं है, और जब कार्यपालिका स्वतंत्र ही नहीं है, और 1978 में तो उन्होंने उसके सारे राइट्स छीन लिए, राष्ट्रपति के वैसे ही सारे अधिकार छीने हुए हैं, तो इन लोगों के पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। ऐसे में कार्यपालिका की जवाबदेही कहाँ रह जाती है?
और यदि ये मान लिया जाए कि कार्यपालिका की जवाबदेही है, तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या तंत्र की तीनों इकाइयों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्योंकि जो शासन बना है वो तो इसलिए बना है कि कंट्रोल्ड बाय ईच अदर एंड कंट्रोलिंग टू ईच अदर, अर्थात तीनों एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं, एक दूसरे से नियंत्रित भी होते हैं। लेकिन तीनों का दायित्व तो यह है कि तीनों की नियुक्ति सुरक्षा और न्याय के लिए की गई है, उसमें कार्यपालिका की अलग से जिम्मेदारी नहीं है। अर्थात परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। लेकिन जैसे डीएम को, एसडीएम को या एग्जीक्यूटिव बॉडी को जुडिशरी कंट्रोल करती है, उन्हें डिक्टेट करती है, ऐसा लगता है कि न्यायपालिका स्वयं को सबसे ऊपर मानकर चल रही है। तो न्यायपालिका अगर स्वयं को सबसे ऊपर मानकर चल रही है, तो फिर सारा का सारा दोष तो न्यायपालिका पर पड़ना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका को अपना गुलाम या नौकर की तरह समझती है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो इस परिस्थिति में कार्यपालिका भी सरकार नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो परिभाषा है उसमें कार्यपालिका को ही सरकार माना जा रहा है। और जैसे ही आप ये कह देते हैं कि कार्यपालिका जो है सरकार है, तो फिर प्रश्न वही खड़ा हो गया कि फिर संसद में सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि फिर वहां तो सत्ता पक्ष जो है वो विधायिका से हो जाता है, यानी कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं रहेगा। यदि ये कहा जाए कि वह पूरे संसद के प्रति जिम्मेदार है, संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं, फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि विपक्ष और पक्ष दोनों को ले लिया जाए, तो जो संविधान है वो संविधान तो उन तीनों से ऊपर है। तो क्या केवल कार्यपालिका जो है वह संसद के प्रति जवाबदेह है, या फिर जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रति जवाबदेह है, या फिर तीनों इकाइयां मिलकर के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं? और यदि तीनों संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, तो संविधान तो उन्हीं की कैद में है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो इस परिभाषा को इतना इन्होंने हौच पौच कर दिया है, इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि क्लियर होने ही नहीं देते। और यहाँ इंटेंशन का जो है, मुझे लगता है इनके इंटेंशन खराब है। इंटेंशन इसलिए खराब है क्योंकि विधायिका जो है वह किसी भी चीज का सीधा सीधा दोष जो है वह कार्यपालिका पर मढ़ देती है, और न्यायपालिका भी किसी चीज के लिए जो है सारा दोष जो है वो कार्यपालिका पर मढ़ देती है। तो दोनों को एक ऐसी इकाई मिल गई है जिसको कभी भी आप डांट दो, या जिस पर आप नौकरशाही अफसरशाही की तरह कंट्रोल करके रखो, आप कितनी भी गलतियां करते चले जाएं, आप 20 वर्ष में फैसला ना दें, लेकिन सारा का सारा दोष जो है आप प्रशासनिक इकाइयों पर डाल देते हैं। तो दोनों को एक ऐसा मतलब एक ऐसी इकाई मिल चुकी है जिसे दोनों सारा दोष डाल करके स्वयं को बचा लेते हैं। इसीलिए ये लोग कभी ये स्पष्ट होने ही नहीं देते हैं कि सरकार कहते किसे हैं। और ये जो लाइन आती है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, ये अपने आप में बड़ी ही उलझी हुई लाइन है, क्योंकि तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी जो है वह संविधान के प्रति है, समाज के प्रति है। लेकिन तीनों संयुक्त जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है यह जानबूझ करके बिगाड़ा गया हो सकता है। जी धन्यवाद। बाबा नमस्कार। और बताइए कोई। बाबा नमस्कार। जी नमस्कार भाई, बताइए। बाबा, सरकार सीधे सीधे जो हम लोगों के वोट से चुने गए हुए सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोगों में से जो लोग सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, सरकार में जितने लोग हैं सरकार बनती है बहुमत से, वही सरकार है। बाकी सरकार कार्यपालिका कैसी हो, यह जितना हम लोग जागरूक होंगे, लोकतंत्र के प्रहरी जितने जागरूक होंगे, उतनी उसी ढंग की कार्यपालिका होगी। संविधान हमारी आत्मा है, जिसके हिसाब से ही सरकार को चलना है। ये हमारे देश के लोकतंत्र की स्थिति है। सरकार वही है जो बहुमत में हो और सरकार बनाए, वही सरकार है। धन्यवाद बाबा। प्रणाम बाबा जी। भाई बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, सरकार या राज्य एक व्यवस्था को कहते हैं जो समाज की
चाहे न्याय के प्रति या कोई समस्या के प्रति या उनकी जीविकोपार्जन, मैं दूसरी स्थिति में कह रहा हूं, जैसे कि समाज में कोई भी अभाव हो, अर्थात न्याय और सुरक्षा, इनकी व्यवस्थात्मक प्रक्रिया की ओर जो जाए, उस पर विचार करे, चिंतन करे, मनन करे, उसको सरकार या जो वर्तमान गवर्नमेंट कहते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। न्याय व्यवस्था को मैं जहां तक सोचता हूं, जैसे आदरणीय ब्रजेश जी ने बोला था, न्याय शब्द आते ही चाहे तो वो व्यक्ति राज्य का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत मान सम्मान रखने वाला है, या एक श्रमिक बहुत गरीब मजदूर व्यक्ति है, न्याय शब्द का आने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को न्याय चाहिए, और लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक न्याय व्यवस्था अदालत को बनाया गया जो जज के द्वारा या जो कोर्ट है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। जब ऐसी मान्यता समाज में इस समय वर्तमान में व्यवस्था बनी हुई है, तो हम जो व्यवस्था होती है, जजों की प्रक्रिया क्या है, या एडवोकेट वकीलों की नियति क्या है, नियत क्या है, उसको न देखकर बल्कि ये जानते हैं कि हम समाज से शोषित हैं या सरकार से शोषित हैं या किसी बलवान व्यक्ति से हम जो है शोषित हैं, तो हमारी आखिरी जो विकल्प है वो क्या होता है, वो न्याय होता है। हमें न्याय कहां से मिलेगा? और वर्तमान लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है वो न्यायालय के द्वारा, अर्थात कोर्ट के द्वारा, तो हम वहीं जाएंगे। अब एक बात अलग है कि जैसे जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार न्याय व्यवस्था देरी होती है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन यदि न्याय व्यवस्था को देखेंगे तो वास्तव में हाँ, हम जो जज हैं उनकी नियति पर, उनकी निरपेक्षता पर सवाल उठा सकते हैं। कहीं किसी विचार से प्रभावित हैं वो लोग, उससे हम किसी संगठन से प्रभावित है, किसी विचार से प्रभावित हैं, उस पर हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन जो न्याय व्यवस्था, यानी न्याय जो शब्द दिया है, मान लीजिए यदि गांव में ग्राम सभा में कोई भी मेरे साथ अन्याय हो गया और एक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पंचायत की व्यवस्था बनाई हुई है, मैं जाऊंगा तो उसी पंचायत में, अब उन पंचों के ऊपर रहता है कि उनकी जो नियत है वो क्या है, अर्थात वो फैसला कैसे दे देते हैं। तो ये वो जो बात है फैसला देने वाली तो अलग है, लेकिन मेरी मान्यता ऐसी है, मेरे अंदर भावनात्मक प्रक्रिया जो जुड़ी है वो कि मैं पंचों के पास जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। तो इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वो सरकार से मानता है कि मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सरकार के द्वारा दबाया जा रहा हूं, या किसी धनवान व्यक्ति, पूंजीपति या बलवान व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति या किसी के द्वारा दबाया जा रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए। अर्थात वो जब न्याय की व्यवस्था ही न्यायालय बनी हुई तो वहीं जाएगा। अब इस पर हम प्रश्न उठा सकते हैं कि न्यायपालिका की जो इस समय वर्तमान स्थिति है वो अलग है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आखिर जब व्यवस्था ये बनी है तो हमें जाना तो न्यायालय में ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, पुलिस भले ही बहुत करप्ट है, लेकिन जब हमारे सामने कोई भी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया आती है, हमें दबाया जाता है समाज के द्वारा, समाज में जो लोग होते हैं दबंग के द्वारा, अपराधी के द्वारा, तो हम अपनी बचाव पक्ष की शिकायत लेके किसके पास जाते हैं? अपनी नजदीकी चौकी के पास। भले ही वो वहां पैसे लेते हैं कुछ, लेकिन फिर भी हमें विश्वास ये है, हमें विश्वास ये पता है कि बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होगा, पुलिस वाले ये, लेकिन फिर भी करप्ट होते हुए भी हम जाते उन्हीं के पास हैं। हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा उनसे, भाई पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी।
अर्थात जो दबंग है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, वो जो है उनको पकड़ेगी या कोई ना कोई व्यवस्था करेगी और हमें कुछ ना कुछ उससे बचाव मिलेगा। ये हमारी कुछ मान्यता है। मान्यता के आधार पर यह है कि आज की वर्तमान व्यवस्था लोकतंत्र की बनी हुई है। तो वही आता है कि जो व्यवस्था है, ये तो ठीक है कि आज व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है वो व्यवस्था से हो रहा है, लेकिन वास्तव में बात यह भी है कि व्यक्ति की नियति पे बड़ी सवाल उठता है। और मैं कई बार ये मैंने कहा है कि एक जज न्यायालय में बैठा हुआ ये विचार करे कि भाई मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है। एक डीएम जिलाधिकारी जो होता है जिला में बैठ करके ये कि मुझे यहाँ किस किस व्यवस्था के लिए रखा गया है, मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। इसी तरह से एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो शायद कुछ व्यवस्था का जो है परिवर्तन हो। ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, व्यक्ति से व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। ये बात सही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा कि जो वर्तमान प्रक्रिया बनी हुई है, भले ही उसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, लेकिन आखिर जाए कहां। पंच बिल्कुल गड़बड़ हैं, लेकिन मुझे ये भी अपेक्षा यही कि उन्हीं पंचों से मेरा कुछ न्याय मिल सकता है, मुझे कुछ बचाव मिल सकता है, तो इसलिए हम उनके पास जाते हैं। अब वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते या जो सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार अपनी जो उनकी एक तरह से कहना चाहिए समाज को दबा करके रखना है, या सामाजिक प्रक्रिया की जो ये चाहते हैं कि समाज आगे ना आए। यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक गठजोड़ है, तो इस पे भी मैं सहमत हो सकता हूं कि हमें व्यवस्था को कैसे समाज के ऊपर थोपना है और स्वयं को स्थापित करना है, कैसे संवैधानिक व्यवस्था का नाम देकर, संविधान का नाम देकर के हमें कैसे राज्य प्रक्रिया को चलाना है। तो ये हो सकता है तीनों का अपना गोलमाल हो। और जैसे ही 10 सेकंड की बात है, जैसे ही कहीं प्रतिष्ठा की बात आती है, तो ये तीनों संस्थाएं अपने टकराव की स्थिति में भी हम देख सकते हैं। जैसे पीछे हमने अभी देखा है, वर्तमान में भी देख रहे हैं। अभी ये गुजरात का ही छोटा सा वो है, एक मंदिर की 12-14 फुट की वो बाउंड्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसकी जरूरत क्या है, तो वहां जो एडवोकेट थे, वकील, उन्होंने बड़ी बहस की, डिस्कशन किया है उस पर। तो जज चकित रह गए। तो ये कहीं कहीं टकराव की स्थिति मिलती है। लेकिन अंत में यही मैं कहूंगा कि समाज में जो लोकतंत्र है वर्तमान में, विकृत लोकतंत्र कह सकते हैं हम, लेकिन समाज की अपेक्षा तो यही है अभी कि मैं अदालत में जाऊंगा न्याय मिलेगा, पुलिस में जाऊंगा तो मेरा बचाव पक्ष होगा, और सरकार के पास जाऊंगा तो मेरा जो है कुछ ना कुछ सहयोग होगा। तो ऐसी भावना के साथ समाज जो है आज के वर्तमान में रख रहा है। यदि मेरे अध्यापक होते हुए यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, बच्चा, और मैं उसको ठीक ना पढ़ा के गलत प्रश्न कर दूं, तो ये मेरी कमी हो जाती है, समाज की कमी नहीं रहती, मतलब बच्चे की कमी नहीं है। तो व्यवस्था को हम बिल्कुल दोष दे सकते हैं। जी धन्यवाद। ले लिया ना। चलिए और बताइए भाई। बाबा मैं कुछ कहता हूँ इस पे। हाँ बताइए। वर्तमान जो व्यवस्था है इससे और जो शासन सत्ता के सूत्र हैं संचालन करने के, संचालित करने के, उसके आधार पे आप देखेंगे कि जो एक आदेश देने वाली जो प्रक्रिया है या कह लीजिए जो इकाई है, वास्तव में सरकार उसी को कहा जाना चाहिए। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल है, जिसको कुछ पवनजे जी भैया ने भी अभी कहने की कोशिश की कि जो मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री के साथ, जो जिसके मुखिया राष्ट्रपति हैं,
और प्रधानमंत्री के रूप में एक मंत्री होता है, उसका पूरा अपना एक मंत्रिमंडल होता है। सत्ता की धुरी तो वही है, केंद्र वही है जिसको राज्य कहा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम शासक और शासित के दृष्टि से देखें, हम ये देखें कि शासन किस पे किया जा रहा है और शासन करने वाली इकाई क्या है, तो निश्चित तौर पे हमें यह कहना होगा कि पूरा का पूरा तंत्र यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर ही सरकार का रूप लेती है, सरकार कही जा सकती है। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये किससे संचालित होते हैं? इनको भी संचालित करने वाली जो व्यवस्था है, इनको भी संचालित करने वाली जो कुंजी है, वो है संविधान। तो क्या हम संविधान को शासक कहें? फिर एक बात समझ में आती है कि संविधान तो सिर्फ कुछ अनुबंधों का, या यह कह लीजिए कि कुछ एक प्रोटोटाइप बना के दिया हुआ है, एक मार्गदर्शक सूत्र है, मार्गदर्शन रहता है संविधान का, जिसके अनुसार तंत्र को काम करना होता है। उसको संविधान संशोधन के लिए कुछ तरीके उन्होंने निकाले हैं, जिसमें भी उन्होंने कहा कि पूरे तंत्र की भागीदारी हो। हालांकि उनकी समझ मुझे लगता है कि इतनी नहीं रही होगी कि इसमें जनता की भी सीधी भागीदारी हो सकती है, या किसी षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने छोड़ दिया हो। लेकिन फिर भी संविधान को सीधे तौर पे शासक नहीं कहा जा सकता। संविधान के अनुसार तंत्र काम करता है और तंत्र ही वास्तव में शासक है, शासित बन जाता है पूरा का पूरा देश। तब जबकि संविधान में संशोधन का अधिकार भी जनता के पास नहीं है। अगर संविधान संशोधन में सीधे जनता की कोई भागीदारी होती, कोई हिस्सेदारी होती, तब तो ये कहा जा सकता था कि शासन सत्ता की सारी बागडोर जनता के हाथ में है, लोक नियंत्रित तंत्र है। लेकिन संविधान जो है पूरी तरीके से तंत्र के अंडर में है, तंत्र अपने हिसाब से उसमें संशोधन करता है। इसलिए मेरे समझ से तंत्र ही शासक के रूप में है वर्तमान विकृत लोकतंत्र में, और संविधान उसके मार्गदर्शन के सूत्र हैं। ठीक बात, बस यही इतना कहना। हेलो। ठीक है। हेलो। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो सरकार की भाषा स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्या कि जितने लोग अभी तक आपके बोले वो उनके सपनों का सरकार जब बनेगा तब देखा जाएगा। लेकिन सरकार कौन है? तो सरकार जो सारे राजपत्रित कर्मचारी है वो सरकार है, जो कैबिनेट है वो सरकार है, जो गवर्नर है, जो बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बहुत सारे विधायी संस्थाएं हैं, केवल गवर्नर ही नहीं है, सात आठ विधायी संस्थाएं हैं, वो सरकार है। ये इतने लोग सरकार हो गए। अब ये लोग कोनो कोनो कुछ भी आगे बढ़ते हैं, एक इंच तो सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन कहाँ है? तो संविधान में है। तो संविधान से आप किसी थाने में जब जाते होंगे तो साधारण मुंशी मैट्रिक पास आपके रिपोर्ट पर सेक्शन लगाता होगा बाईं और कानून में। तो वो हर जगह जब नोटिफिकेशन करेगा तो वो सेक्शन लगाएगा कोई संविधान के इस प्रावधान के। जैसे वक्फ बोर्ड पर अभी बहस चल रहा था आज सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सेक्शन लगाएगा, क्या सेक्शन है क्या नहीं है, हम किस पावर से कर रहे हैं, संविधान ने हमको कौन सा पावर दिया है, पार्लियामेंट ने हमको कौन सा पावर दिया है। एक बात और कहना हमको ये है कि जो सार्वभौम सत्ता है, जो सबसे बड़ी पावर का इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा पार्लियामेंट में है। वो उसके बाद 2/3 अगर मेजोरिटी आ जाएगा ना, तो ये जो संविधान का किताब है
उसको बंगाल के खाड़ी में रख करके जो आपके सपनों का संविधान है या कोई उसका सपना का संविधान है, वो को पारित कर देगा और कोनो को कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट विश्लेषण इसलिए कर रहा है क्योंकि साधारण बहुमत से ये पास कर रहे हैं। तो साधारण बहुमत वाले पर तो वो तीन चीज चेक करने लगेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास अब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगा, 2/3 आएगा, तो वो सब कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए मोदी कह रहे थे कि हमको 400 जिताओ कि मैं जो चाहूं सो चेंज कर दूं। थैंक यू। थैंक यू। कई कार्यपालिका संपूर्ण तंत्र या संविधान को दर्शाती है। ये नीरू शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कि सरवानी ट्रेडर्स के भी साथी जुड़े हैं। आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। सब लोग स्वतंत्रता से अपनी बात रख सकते हैं। जी बताइए नरेंद्र जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी बोलिए। जी सर, बस यही है, मेरे को थोड़ा ही बोलना है क्योंकि मैं थोड़ा टॉपिक तो सुन रही हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में पता है कि मैं कितना बोल पाती हूँ। बाकी यही है कि जो सरकार का अर्थ आप बता रहे हैं और लोग समझते हैं कि जो ज्यादा उससे जीत जाती है वो सरकार है, लेकिन जो सरकार है वो सबका न्यायपालिका कार्यपालिका उसको देखती है और उसके ऊपर संविधान भी है। लेकिन वर्तमान सरकार में यही है कि मेरे को लगता है कि ना तो कार्यपालिका अपना कुछ कर सकती है ना न्यायपालिका कर सकती है। सिर्फ एक शासक जो बात हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में, उनकी बात मानी जाती है। और हम जो रोज समस्याओं पे बात कर रहे हैं, कोई भी बात है, आजकल कोई भी जो विषय उठ रहा है, सब अपनी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें समाज का रोल महत्व होना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे ऊपर किसी भी चीज रूप में बैठे उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है जो कार्य कर रहे हैं। तो ये समय कब आएगा, ये सब जागरूक होंगे तभी होगा। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी बस, और इससे ज्यादा नहीं। जी धन्यवाद। मैं कुछ बोलता हूँ ज्ञानेंद्र जी। हाँ बताइए। कि व्यवहारिक दुनिया में सरकार का एक ही मतलब है, जो राजनीति विज्ञान में हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, प्रभुता संपन्न इकाई, जिसकी बात मानने के लिए समाज बाध्य है, वही सरकार है। सरकार शब्द का व्यवहारिक अर्थ और कुछ आज तक दुनिया में साबित नहीं हुआ है। वो सरकार है या नहीं है, ये समाज दर्शन का विषय हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में सरकार यही है कि वो अपनी बात मानने के लिए किसी को भी बाध्य कर सकता है। और ये ढकोसले के लोकतंत्र दुनिया में कोई चीज है, ये बेकार की बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें भी तानाशाही के या मन मर्जी के निर्णय करती हैं। ऐसे भारत में अनेक उदाहरण है, दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों में ऐसे उदाहरण है। वास्तविकता देखी जाए तो न्याय व्यवस्था का आधार होता है, व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छा है कि उसके चारों ओर उसकी जीवनचर्या में न्याय उसे मिलता रहे, न्याय व्यवस्था में होना चाहिए। कोई भी बात खड़ी होती है तो न्याय मिल जाए, उसकी प्राकृतिक इच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और अगर न्याय प्राप्त कराने वाली व्यवस्था नहीं है तो फिर उसे व्यवस्था कहा जाना ही गलत है। ये अलग बात है कि न्याय को प्राप्त कराने के लिए सिस्टम में एक तरीका बनाया गया है न्यायपालिका का, या पहले दूसरे भी तरीके होते थे। पुराने टाइम में पंचायतें फैसला करती थी, एक टाइम ऐसा था जब राजा फैसला करता था। कई बार ऐसा देखने के लिए आया है कि अनेक राजा बड़े न्यायप्रिय होते थे, और कई बार ऐसा भी आया कि वो न्याय नहीं करते थे तो व्यवस्था उनकी तहस नहस हो जाती थी एक दो पीढ़ी के अंदर। ये अभी तक भी चला हुआ है।
ये नहीं है कि वो न्याय दे रहे हैं इसलिए सरकार है, या सरकार का जो प्रारूप आधुनिक रूप में बना है उसमें न्यायपालिका है, वो नहीं। न्याय व्यवस्था की का प्राकृतिक आधार है, और न्याय व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छा है कि उसे मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अराजकता आएगी। अब न्याय के ज्ञानेंद्र जी, जरा इन्हें जो ये बोल रहे हैं और जो साथी उन्हें जरा इनका माइक बंद कर दो, बाद में खोल लेंगे अपने। लो जी, मीटिंग सुनाइए तो अपनी, हमारे इसकी तो कानूनी नीता जी हैं, उनका बंद करा दीजिए। हाँ, करना चाहिए मेरे ख्याल में, उनकी घरेलू की चर्चा है। देखिए, मैं कह रहा था कि न्याय व्यवस्था का बुनियादी लक्षण है व्यक्ति की इच्छा है। अब नेताजी आपका माइक खुला हुआ है। हाँ बाबा जी, सॉरी, मुझे अभी मेरे हाथ में दिया मोबाइल, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं बंद कर लेती। ठीक है, बताइए नरेंद्र जी अब। हाँ ठीक है जी। तो अब इस न्याय के आधार पर ही जब व्यवस्था बनेगी तो व्यक्ति सभ्य कहलाएगा। और अगर आदमी को आज की दुनिया में भी, जैसा अमूमन जो एक सामाजिक मामले होते हैं, अगर सरकारें उनमें फैसले करने के लिए भी डंडे के आधार पर या सख्त कानूनों के आधार पर व्यक्ति को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो इसका मतलब ना हम न्याय के अर्थ को समझते हैं और ना ही हम सभ्य हैं। इन दोनों शब्दों का व्यवस्था बनाने में बड़ा महत्व है। ये बात अक्सर कही जाती रही है कि समाज में, मुनि जी भी कहते हैं और हम लोग भी चर्चा करते हैं सभी, कि समाज में 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो स्वस्फूर्त आदर्शवाद के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो बदमाश होते हैं, जो कभी भी आदर्शवाद की तरफ जाते ही नहीं। बाकी 95-96% भीड़ होती है, जिसका प्रभाव होता है उसी की तरफ चले जाते हैं। अब ये बात इसलिए है, वो जो ज्यादा जनता है जो जा रही है, जिसका प्रभाव की तरफ जा रही है, उसका एक ही कारण समझ में आता है कि अभी तक हम न्याय और सभ्यता, ये जो शब्द है, इनको ठीक प्रकार से या तो समझ नहीं पाए हैं या स्वीकार नहीं करते। स्वीकार ना करने के भी कारण हो सकते हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं। अगर मान लिया मुझे लग रहा है कि मैं अपने कहीं शहर या कस्बे में गया, कहीं गांव में गया, कहीं भी चौराहे पे से मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मोटरसाइकिल से गया या कार से या बस से, कि भाई इस समय एक्सीडेंट हो सकता है, टक्कर हो सकती है, कोई दूसरा दुर्घटना हो सकती है, तो मैं अगर थोड़ा सा संभल करके निकल जाऊं, मतलब अपने जीवन में लोकतंत्र का कोई प्रभाव समझूं, स्वीकार करूं और उस दुर्घटना को या उस घटना को टालने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं लोकतांत्रिक भी हूं और मुझे व्यवस्था बनाने की में जो भूमिका है मेरी, वो सार्थक है। और अगर ऐसा नहीं है, मेरी इच्छा ये है कि ना कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मतलब निकल जाना चाहिए, तो इसका मतलब फिर मुझे उस 1-1.5% या 2% लोगों की श्रेणी में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यवस्था की नैसर्गिक स्वरूप को विकसित ही नहीं होने देना चाहता। ये जो दशा बनी हुई है, इसका कारण जो कुछ समझ में आता है वो यही है कि अभी तक हम न्याय और सभ्यता, ये जो बुनियादी कारण है आदमी के चरित्र को बनाने के, ये इन्हें स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अब जब हम इन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं, तो जो हम संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, उसमें भी कई सारे वर्ग संघर्ष के विषय हैं। कोई जाति के आधार पर वोट दे देगा, कोई धर्म के आधार पर दे देगा, कोई अपने आप को समाजवादी कह देगा तो वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, कोई साम्यवाद कह देगा। तो मतलब ये है कि जब तक इन बातों को स्वीकार जीवनचर्या में ना किया जाए, तब तक एक ठीक ठाक सरकार कैसे बन सकती है या कोई व्यवस्था कैसे बन सकती है। सरकार तो बनेगी तो फिर तो वो प्रभुता संपन्न इकाई है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ा है कि वो हमारी
किसी आजादी के ख्याल करेगा या कुछ नहीं। उसे तो अपनी प्रभुता स्थापित करनी है समाज के ऊपर और अपने तरीके से चलते चले जाना है। अब ये सारी बातें हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बड़ी घोंच पोंच की स्थिति है और कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्या भी इसी उलझाव में छुपी हुई है। तो कभी ऐसा भी लगता है कि आदमी का जिस चरित्र की तरफ मैं आज अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर चरित्र डेवलप ही नहीं होगा, न्याय और सभ्यता के अर्थ को हम समझेंगे नहीं, तो एक अच्छी व्यवस्था बना भी कैसे पाएंगे। लेकिन तर्क ये भी समझ में आता है कि व्यवस्था हम अच्छी बनाएंगे तब जब अच्छा चरित्र होगा। लेकिन जो प्रभावी लोग हैं जिनका चरित्र खराब है लेकिन ताकत उनके हाथ में, तो वो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति आने ही नहीं देंगे कि हम अच्छी व्यवस्था बना लें। एक टकराव की स्थिति है। इस वैचारिक टकराव को जिसका परिणाम अनेक बार सामाजिक टकराव के रूप में भी सामने आता है, जैसा कि आज माहौल हिंदू मुसलमान के बीच में पूरे समाज में बना हुआ है। आज भी मैं एक जगह था तो वहां जिक्र था ये। तो इस सारी दुविधा से बाहर जाने का प्रयास, लगातार विचार मंथन है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन उसकी गति क्या हो ताकि हम ये समझ सकें कि सरकार से जो मंशा है आम आदमी की, वो उसे पूरा करे और हम एक ऐसी सरकार बनाएं, अगर वो अपना काम पूरा ना करे तो उसके दायरे में हम कोई हस्तक्षेप कर सकें, यानी जनता कोई हस्तक्षेप कर सके, तब कोई बात बने। लेकिन इसके लिए क्या प्रयास होगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में श्रीकांत जी ने कहा कि भाई जो सपनों की सरकार बनेगी तब का तब देखा जाएगा। ये फिलहाल तो सरकार ये सब है। एक बात और जो मैं टेक्निकल कहना चाह रहा था, अक्सर ये बात आती है कि कार्यपालिका का हिस्सा हमारी चर्चाओं में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को नहीं माना जाता है, सरकार का, उसे सरकार का नौकर कहा जाता है। लेकिन हम लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि डीएम जो बनता है, आईएएस रैंक का कोई अधिकारी होता है, उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो अगर हटाना पड़ जाए उसके पद से तो उसके लिए हमें संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। सरकार भी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बर्खास्त नहीं कर सकती है, जैसा कि एक पुलिस के दरोगा को या दूसरे कर्मचारियों को किया जा सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। शॉर्ट करिएगा थोड़ा। जी ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और जब तक इन लोगों का कुछ कानूनी इलाज नहीं किया जाएगा तब तक तो ये सरकार बने ही रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, और बताइए, अभी तो कई लोग बचे हुए हैं। जितने राजपत्रित कर्मचारी हैं, बट ऑल आर गवर्नमेंट, सभी सरकार है। और बताइए कोई। हेलो। हाँ बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय है कि सरकार का अर्थ क्या है और सरकार को हम किस रूप में देखते हैं, तो जब हम पूरे मानव समाज को देखते हैं तो मानव समाज को देखते हैं तो समाज तो एक अमूर्त रूप है। और जो आज 7.5-8 करोड़ का जो अरब का जो समाज है, उसी को हम समाज मानते हैं। और इसमें जो है तो कई देश और प्रदेश में ये जो हमारी मानव सभ्यता है वो अलग अलग निवास करती है। अब इसमें ही जो है हम देखते हैं कि कोई सीमाओं की परिधि में कहीं साम्यवाद है तो कहीं लोकतंत्र है,
तो कहीं धर्मतंत्र है। तो जो एक राष्ट्र के रूप में एक सीमाओं की परिधि में जो जनसंख्या है, उस अपने समाज को एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था जो है समाज के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि हम सरकार के रूप में देखते हैं। चाहे वह साम्यवाद के रूप में हो, चाहे राजतंत्र के रूप में हो, चाहे धर्मतंत्र के रूप में हो, चाहे लोकतंत्र के रूप में हो। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम इसी लोकतंत्र पर चिंतन और मंथन करते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो जिसको कि हमारी 140 करोड़ जनता ने बना करके बैठाया है, वो हमको क्या दे रही है। तो जहां तक हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि हमारी जो जिसको कि हम वोट के द्वारा 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, उस सरकार का दायित्व रहता है कि हमें न्याय और सुरक्षा दे। लेकिन सरकार जो है न्याय और सुरक्षा आम जन को तो मिल नहीं पाती है, लेकिन जो बुद्धि के रूप में एक शक्ति है, एक पूंजी अर्थ के रूप में एक पूंजीपतियों की शक्ति है और एक बाहुबली के रूप में अपराधियों की शक्ति है। ये जो भी 1-2-3% शक्तियां हैं, इनको तो न्याय और सुरक्षा और सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और बाकी आम जन को जो है जिनको कि मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। और इनसे जो है मनमाने रूप से टैक्स वसूल कर और अपनी सुख और सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार जो है वो अपने दायित्व को जिसके प्रति वो उत्तरदायी है उसको क्यों नहीं निभा पा रहा है, और जिसके प्रति नहीं है उसको दे रहा है। तो सरकार की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग सदैव चिंतन करते रहते हैं और इसी के उपाय में हम लोग लगे हैं कि सरकार जो है एक नियंत्रित होना चाहिए। इस विषय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। बाकी साथी जो हैं वो अपना सारी बातें को रखे हैं। यहाँ पर तो जितने भी आम जन हैं केवल शासित के रूप में ही हम लोग देखते हैं, और अगर हम लोग टैक्स भी देते हैं उसका कुछ जनसेवा के रूप में भी मिलता है, तो उसका भी भाग और हिस्सा जो है वो भ्रष्टाचार के रूप में चला जाता है। ये आज की परिस्थिति है जो कि चिंता का विषय है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। और बताइए किसी को अगर 5-7 मिनट में अपनी बात रखनी हो। बाबा थोड़ा सा जो है मैं भी अपने सपनों को बताइए। बाबा जैसे कि हम लोगों को समाज को सरकार से चंद्रशेखर आजाद से सीख लेते हुए आजादी पा लेना चाहिए, और नेहरू गांधी जी से सीख लेते हुए सरकार से काम कराने का तरीका सीख लेना चाहिए। जैसे कि हर गांव में एक कंपनी का निर्माण होना चाहिए, गांव की कंपनी बने जिसमें कि अहिंसक दल बने
पब्लिक पार्टनरशिप से सरकारी योजनाओं में सहभागी बने, हॉस्पिटल और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर, जिससे अपने पैसे फंड इकट्ठा करके लोग जो है अपना काम कर सकें, सरकारी योजनाओं में सहभागी बन सकें। और जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं कि गांव, विधानसभा और लोकसभा प्रदेश का मुखिया का निर्माण करें। तो इस तरीके से ये सपना है जिसको कहा जाना चाहिए, और धीरे धीरे कहते कहते हो सकता है 5-10 सालों में कहीं मूर्त रूप ले के हर गांव में एक कंपनी खड़ी हो सके, जो हर गांव की अपनी कंपनी हो, जिससे कि आर्थिक मजबूती आवे। ठीक है, और बताइए किसी को अगर कुछ कहना हो तो, नहीं तो हम लोग आगे प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। मुनि जी, थोड़ा आज का विषय कठिन है, इस विषय में थोड़ा मतलब हाँ समझा बताइए। दीजिए आप। हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, आप इस विषय में थोड़ी प्रकाश डाल दीजिए, विषय आज का कुछ कठिन है। हाँ, विषय तो कठिन है, जी। बात तो सही है कि विषय बहुत कठिन है, फिर भी जी। कठिन होते हुए भी अच्छी चर्चा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जी। 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 चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने अपनी बात रखूं। हमें इस विषय पर चर्चा करने में दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि समाज मतलब शासक कौन है, शासित कौन है। तो यदि आप बहुत ही गहराई से आप सोचेंगे तो जो तंत्र है वह तंत्र समाज का मैनेजर है और व्यक्ति का शासक है। किसी भी व्यक्ति को तंत्र किसी भी सीमा तक दंड देने की क्षमता रखता है। तंत्र मतलब उसको आप व्यवस्था भी कह सकते हैं, जो कहिए। तो जो किसी भी व्यक्ति को फांसी देने की जिसके पास क्षमता है, फांसी तक, वही शासक माना जाएगा। लेकिन तंत्र प्रत्येक व्यक्ति का शासक है। 140 करोड़ इंडिविजुअल, इन सब का तंत्र शासक है। शासक माने आप उनको मालिक भी मान सकते हैं, तंत्र को। लेकिन 140 करोड़ व्यक्तियों के समूह का तंत्र मैनेजर है। तो इस प्रकार से अगर बहुत ऊंची अगर आदर्श स्थिति की बात करेंगे तो एक प्रकार से मालिक तो हुआ लोक, मानव समाज, क्योंकि तंत्र तो मैनेजर है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र मालिक तो है नहीं, लेकिन समाज के तरफ से तंत्र को सारे अधिकार दिए गए हैं कि तंत्र किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीमा तक दंडित कर सकता है। लेकिन एक संविधान के अंतर्गत तंत्र की सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं। अब यहां आकर के एक समस्या पैदा हो जाती है कि क्या संविधान ही शासक है, क्या संविधान ही सरकार है। मेरे विचार से तो संविधान सरकार नहीं है। संविधान तो एक प्रकार का ब्रेक है। जब समाज जब देखता है कि तंत्र अपनी सीमाएं पार कर रहा है
खतरे की तरफ जा रहा है तो ब्रेक लगाता है संविधान के माध्यम से। अन्यथा संविधान कहीं तंत्र की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पैदा करता। कि ब्रेक लगाने वाला कौन है? ब्रेक लगाने वाला है लोक। संविधान है ब्रेक, और जो तंत्र है वो पूरा सक्रिय है। एक विषय तो यह समझने की जरूरत है कि लोक अर्थात समाज और व्यक्ति, व्यक्ति नागरिक जो भी कहिए, इन दोनों की भूमिका बिल्कुल अलग अलग है। यद्यपि सारे व्यक्ति ही मिलकर लोक बनते हैं, लोक कोई अलग से नहीं आता है। समाज वाले सारे व्यक्तियों का ही समूह है। एक तो यह बात समझने की है। दूसरी बात यह समझने की है कि आदर्श स्थिति क्या होती है और व्यावहारिक स्थिति क्या होती है। आदर्श स्थिति में तंत्र ही एक प्रकार से सरकार है। वैसे तो बहुत आदर्श मैंने आपको बताया कि लोक ही, समाज ही सरकार है, लेकिन अगर ठीक व्यावहारिक धरातल पर आप सोचेंगे तो तंत्र ही सरकार है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों के संयुक्त जो है ढांचा, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को हम सरकार कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ही मिलकर किसी व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। किसी तीनों में से किसी एक को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। अब एक बात यह आती है कि फिर कार्यपालिका को सरकार कैसे माना जाने लग गया? क्योंकि जब भारत गुलाम था तो उस समय अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान तो विदेशी था, समय अंग्रेजों के शासनकाल में कार्यपालिका को ही सरकार मान लिया गया था। अभी भी व्यावहारिक धरातल पर कार्यपालिका को ही सरकार कहा जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, आदर्श स्थिति यह है कि उस स्थिति में कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है बिना, क्योंकि न्यायपालिका जो है वह जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, न्यायपालिका न्याय दे नहीं सकती है किसी को भी। तो न्यायपालिका बाध्य है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, और विधायिका बाध्य है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। यहां विधायिका की भूमिका हो गई अलग, न्यायपालिका की अलग, और न्यायपालिका और विधायिका दोनों मिलकर जो निर्णय देते हैं उसको क्रियान्वित करती है कार्यपालिका। एक प्रकार से दंड देती है कार्यपालिका ही। इसलिए कार्यपालिका को ही सरकार कह दिया जाता है। लेकिन अब वर्तमान स्वतंत्रता के बाद यह बात साफ होनी चाहिए कि सरकार या गवर्नमेंट हम कार्यपालिका को नहीं कह सकते। अब धीरे धीरे समाज में जागृति आनी चाहिए कि तंत्र ही गवर्नमेंट है, और वैसे तो फिर तंत्र के ऊपर लोक हो जाता है, तो लोक को भी आप गवर्नमेंट कह सकते हैं। इस तरह हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि लोक के प्रतिनिधि है संविधान,
संविधान जो है वो लोक का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान या संविधान सभा तंत्र मैनेजर है और हर व्यक्ति का तंत्र शासक है। इस तरह मेरे हिसाब से जो समझ में आया मैंने आपको बताया। अब आप फिर से अपनी बात दोबारा रख सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, कोई बात आप बोल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं। फिर आप दोबारा बोल भी सकते हैं सब लोग। अभी हमारे पास 32 नहीं 22 मिनट समय है। 22 मिनट में आप बोल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय देखिए मदन जी ने जो कहा उस मुताबिक बिल्कुल जटिल है विषय, आसान नहीं है। ये मैं भी समझ रहा हूं इस बात। हाँ बताइए सुनील देव जी, क्या आप लिख रहे हैं? जी जी बाबा, एक प्रश्न है। जैसे ये तो समझ में आता है, जैसे आपने कहा तंत्र सरकार है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में जो समाज को न्याय चाहिए यह कार्य करने की प्रक्रिया, यानी मुझे कोई छोटा सा काम पड़ रहा है तो उसमें सरकार की भूमिका दिखाई नहीं देती। जैसे मुझे तहसील का काम पड़ा या थाने का काम पड़ा या कोई और काम पड़ा, झगड़ा आदि जो है न्यायालय, तो मुझे वहां सरकार खड़ी दिखाई नहीं देती है, मुझे कार्यपालिका का जो है हस्तक्षेप दिखाई देता है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में हम क्या माने? बताइए भाई, कोई सुनील देव जी को उत्तर अगर दे सकते हैं तो कोई। बाबूजी, मुझे तो लगता है कि न्याय का सामूहिक उत्तरदायित्व तीनों इकाइयों का है। न्याय देने वाली इकाई भी न्याय तभी दे सकती है जब वो कानून के अनुसार देगी, और कानून के अनुसार साक्ष्य के और प्रमाणों की जरूरत है। तो साक्ष्य और प्रमाण जो देगा वो तो कार्यपालिका के द्वारा ही उसको मिलने हैं। तो उसकी बिना सहायता के तो न्याय मिल नहीं सकता, और जो सहायता कर रहा है तो तीनों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। कोई इससे बच नहीं सकता है या कोई सर्वोच्च नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बताऊं सुनील देव जी, जी बाबा। न्यायपालिका को किसी भी मामले में कोई विशेष अधिकार नहीं है, केवल एक मामला छोड़कर। जी यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर संविधान करता है, जी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, जी बाबा। नागरिक के नहीं, जी किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई संविधान की कोई धारा करती है जी तो सुप्रीम कोर्ट उस संविधान संशोधन को रद्द कर सकता है, बस। जी जी बाकी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ बाध्य है, कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट अभी मनमानी कर रहा है, वो एक अलग बात है जी जी वर्तमान समय में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ही अधिकार है कि संविधान के अनुसार कानून बने। संविधान सबसे ऊपर है, ठीक। लेकिन संविधान भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का पहरा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को केवल एक विशेष अधिकार है। जी जी हेलो ठीक। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि तंत्र का मतलब कार्यपालिका से ही है, सिर्फ कार्यपालिका। तंत्र वही है। तंत्र वो जो सुई लगा दे, जो टाका लगा दे, जो फाड़ दे, जो ऑपरेशन कर दे, तंत्र वही है। सब चीज कार्यपालिका ही करता है। एक देखने के लिए और एक निर्देश देने के लिए विधायिका है। विधायिका निर्देश भी देती है, विधायिका आप क्या कर रहे हैं कार्यपालिका उसको देखती भी है। दो काम वो करती है। न्यायपालिका का काम है
न्यायपालिका के बारे में आपने बताया ही। तो न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग है, दोनों तंत्र नहीं है, दोनों गवर्नमेंट नहीं है, दोनों सरकार नहीं है। सरकार का सिर्फ मतलब कार्यपालिका से है, उसके राजपत्रित कर्मचारी और कैबिनेट, यही सरकार है। और सिद्धार्थ जितनी जी और वो संवैधानिक संस्थाएं बनाया। सिद्धार्थ जी, अगर कुछ आप कहना चाहे तो बताइएगा। और जी मैं सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा हूँ, अभी देखते हैं कैसा होता है। लेकिन आ, वही कि मोटा मोटी तंत्र तो मुझे समझ में आ रहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों मिलके तंत्र बनता है। लेकिन अगर चर्चा केवल सरकार की है कि सरकार इकाई जिसको कहते हैं वो सरकार मतलब क्या, तो मुझे अभी भी लगता है कि कार्यपालिका पर जिसका कंट्रोल होता है उसी को सरकार माना जाएगा। क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सेना, ये कोई विधायिका संसद की बात तो मानती नहीं है, वो तो अपने मंत्रियों की बात मानती है। इसका मतलब ही है कि सरकार का मतलब वो हुआ कि जिस ग्रुप के पास सत्ता है वही सरकार है। तो मोटा मोटी मेरी समझ में ये आ रहा है कि सरकार मतलब जैसा कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी का मालिक तो नहीं है, लेकिन मालिक को जहां जरूरत है, जब जरूरत है, उसको तैयार रहना है। और वहां सबसे पहले तो उस मालिक को सुरक्षित ढंग से ले जाना है, जल्दी ले जाना है। और खुद की इच्छा से ड्राइवर को नहीं जाना है, बल्कि मालिक की सुरक्षा और सुविधा पर पूरा ध्यान देते हुए ले जाना है। आदर्श स्थिति में सरकार वो होगी। आ, बाकी तो नरेंद्र जी वगैरह ने जो समझा दिया, मेरे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मेरा मेरा बस इतना ही विचार था अभी फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं, विचार जिस तरह से बढ़ते चला जाएगा उस तरह से फिर उसका परिष्कार करेंगे। ठीक है, और बताइए कोई। कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो बताइए। ज्यादा तो नहीं। बाबा, सरकार से जो एक बात आ जा रही है, ये अगर हम ये समझें, सरकार का मतलब गवर्निंग बॉडी, ऐसी एक इकाई जो निर्देश पास करके व्यवस्था के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होती है। अगर व्यवस्था को हम पूरी तरीके से संचालन की जिम्मेदारी हम किसी को दे रहे हैं, तो वह सिर्फ कार्यपालिका नहीं हो सकती, वह पूरा का पूरा तंत्र ही हो सकता है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि उस जो एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, गवर्निंग जो आदेश है उसको एक एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, तो वो जरूर कार्यपालिका दिखती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अगर हम किसी एक इकाई को भी अगर हम बाहर कर देते हैं सरकार के जो एक ढांचा है, सरकार जिसको कहा जाना चाहिए, गवर्निंग बॉडी जिसको कही जानी चाहिए, जिसको शासक कहा जाना चाहिए, उसमें से अगर हम किसी एक को बाहर कर देते हैं, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो न्यायपालिका हो, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा संतुलन एक तरीके से खड़बड़ा के गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। हम ये जानते हुए कह रहे हैं कि न्यायपालिका व तंत्र का भाग जो बना हुआ है वह भी विश्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में बना हुआ है। वह मतलब सिर्फ एक संवैधानिक इकाई ही नहीं है। अगर हम न्यायपालिका को देखें और कह दें कि वह एक संवैधानिक इकाई है, तो न्यायपालिका केवल संवैधानिक इकाई नहीं है। न्यायपालिका तो विश्व समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर हम उसको देखें और कह के उसको बच के निकालना चाहें कि नहीं वो तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब वो तंत्र का हिस्सा तो है लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा, जिसको व्यवस्थित करने के चक्कर में फिर बाकी की चीजें बिगड़ जाएंगी। एक द्वंद्व सा खड़ा हो जाएगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो वर्तमान में अभी दिख रहा है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो उनका मतलब तो खैर वही होता है कि जो सत्ताधारी दल है, जो कार्यपालिका है, हम उसके विरुद्ध खड़े हैं।
लेकिन उसके आड़ में कितने षड्यंत्र खड़े हो जाते हैं विधायिका और न्यायपालिका के लिए, यह भी तो हमें समझना ही होगा, इसको भी हमें कंसीडर करना ही होगा। जी बाबा। देखिए, जो आपने कहा, न्यायपालिका को सिर्फ एक ही मामले में तो विश्व व्यवस्था ने पावर दिया है व्यक्ति के मौलिक अधिकार के लिए, क्योंकि व्यक्ति किसी राष्ट्र का अंग नहीं है। व्यक्ति, नागरिक अलग हो सकता है, व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है एक ही मामले में। वैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों को एक एक मामले में विशेष अधिकार दिया गया है। तीनों को। न्यायपालिका को अधिकार है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में भी किसी धारा को रद्द कर सकता है। न्यायपालिका को यह विशेष अधिकार है। कार्यपालिका को यह विशेष अधिकार है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को कितना भी दंड दे दे, न्यायपालिका दंड दे नहीं सकती। कार्यपालिका उस दंड को माफ कर सकती है। तो कार्यपालिका को यह विशेष अधिकार प्राप्त है। उसी तरह विधायिका को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। ये तीनों वर्तमान समय में तीनों को एक एक विशेष अधिकार दिया गया है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में। न्यायपालिका का वो एक विशेष अधिकार है विश्व व्यवस्था से, कार्यपालिका को विशेष अधिकार है संविधान से, और विधायिका को विशेष अधिकार है संविधान से। ये तीनों के विशेष अधिकार हैं। चलिए आगे। और कोई बात ब्रजेश जी पूछ रहे थे? नहीं बाबूजी, मैं कहना चाह रहा था कि जो तंत्र शब्द है, तंत्र का अर्थ हम सिस्टम से लेते हैं, और सिस्टम का अर्थ होता है कम से कम दो न्यूनतम कोई भी इकाइयां जब संयुक्त होती हैं तब तंत्र कहलाता है, या फिर दो से अधिक हो, लेकिन कोई एक सिंगल इकाई या सिंगल कंपोनेंट जो है तंत्र नहीं कहला सकता। उसके लिए मिनिमम दो की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम किसी एक इकाई को तंत्र मानकर नहीं चल सकते, तीनों का संयुक्त स्वरूप ही तंत्र कहलाएगा। ठीक है जी बाबा। और एक, कोई? हाँ बाबा, हाँ बताइए। जैसे बाबा कार्यपालिका जो है, जो विधायक है, सांसद हैं, वो तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जो अधिकारी देव जी, जो अधिकारी हैं या जज हैं। नहीं, हमको एक बात बताइए कि विधायिका अगर सर्वोच्च है जी, तो विधायिका के द्वारा बनाए गए संविधान संशोधन को न्यायपालिका रद्द कैसे करती है? जी, ये तो गलत है बाबा, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गलत नहीं है। हम्म। न्यायपालिका को यह विशेष अधिकार प्राप्त है। हाँ, जो आपने बताया था कि किसी व्यक्ति के विशेष हाँ, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के मामले में बात, मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये तर्कसंगत है। तो इसमें बाबा मैं एक बात और जानना चाह रहा था एक आपसे। बात और बताइए कि विधायिका अगर किसी व्यक्ति को कोई कानून बना दे और जी कार्यपालिका उसको, उस व्यक्ति को दंड न दे, जी, तो विधायिका क्या करेगी कार्यपालिका का? फिर एक बात और आता है कि सेना किसके पास है? जी तो सेना का अधिकार मेरे हिसाब से तो कार्यपालिका के पास होना चाहिए। जी, ठीक बात है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष तो राष्ट्रपति माने जाते हैं। जी जी, बड़ा देखिए,
सारा मामला गड़बड़ है, जी लेकिन हम लोग इसी में से टटोल रहे हैं। जी जी। हाँ और मैं कोई बात किसी की हो तो बताइए। नहीं, क्लियर है, एकदम क्लियर ये है कि सब दोष देता है नरेंद्र मोदी को, सब दोष देता है भाजपा को। तो काहे को दोष दे रहा है भाजपा को, नरेंद्र मोदी को? न्यायपालिका को क्यों नहीं दोष दे रहा है? विधायिका को क्यों नहीं दोष दे रहा है? इसलिए ये तंत्र है, इसलिए ये गवर्नमेंट है, इसलिए इसको दोष दिया जा रहा है। ठीक है। मैं बाबा एक बात और कहना चाह रहा था और आपसे जानकारी कि जैसे विधायिका जो है वो मैनेजर है जनता के द्वारा चुनी हुई, लेकिन कार्यपालिका जो अधिकारी कर्मचारी है जो जज हैं वो तो उस मैनेजर के द्वारा भी चुने हुए हैं। तो वो सरकार के हिस्से में कैसे उनको जो एक बात जो आपने बताई वो समझ में आती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका तीनों का हिस्सा जो है वो सरकार है, लेकिन मैनेजर का चुना हुआ मैनेजर या कर्मचारी अधिक सरकार की स्थिति में कैसे आ सकता है? ठीक है, देखिए, कल के लिए मैं विषय आपको बता देता हूं। कल का विषय हम लोगों का है कायरता, अहिंसा और हिंसा। इन तीनों की सीमाएं क्या है, तीनों का अर्थ क्या है? वर्तमान भारत में कायरता ज्यादा बढ़ रही है कि हिंसा अधिक बढ़ रही है? तो ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में या व्यक्तियों के अंदर हिंसा का भाव ज्यादा बढ़ रहा है कि कायरता बढ़ रही है। हम मतलब भारत के लोग गलत दिशा में जा रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं? हिंसा, अहिंसा और कायरता के मामले में ये हम लोग कल चर्चा का विषय रहेगा। तो हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करें। ठीक है, समाप्त करते हैं। कोई बात ब्रजेश जी किसी को? नहीं बाबूजी, मुझे तो लगता है कि जानबूझ करके स्पष्ट नहीं होने दिया जाता है ताकि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जा सके। ठीक है। मुनि जी प्रणाम, सभी को नमस्ते। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी जो हैं ये अपने आप को मालिक समझते हैं। बंद कीजिए।